नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि विकास के दम पर बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है। जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार को भूल नहीं सकती। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा कि देश व प्रदेश की सरकार विकास के संकल्प को लेकर चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष गुमराह करने का काम कर रहा है। मुद्दा विहीन कांग्रेस जनता को गुमराह करती आ रही है। पांचवी अर्थव्यवस्था में खड़े हुए हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आज हम 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। पड़ोसी देशों को देखेंगे तो आपको दाने दाने से मोहताज वो दिखाई देते हैं। तो इस काल को याद की गई, इसमें 1,72,000 करोड़ का घोटाला 2G स्पेक्ट्रम का हुआ था। आकाश के अंदर 2G स्पेक्ट्रम, जमीन पर कॉमनवेल्थ गेम, पाताल के अंदर कोयला घोटाला। घोटालों की सरकार जो घोटाले लिया करती, जो गरीबों के उत्थान में काम आने चाहिए थे, वो पैसा उनके विकास। देहरादून में 27 अगस्त को विभाजन विभीषिका सेनानी सम्मान आयोजित किया जाएगा। देहरादून के सुभाष रोड स्थित एक निजी वेडिंग पॉइंट में आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। रुद्रपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विभाजन विभीषिका सेनानी सम्मान के दौरान जहां एक और विभाजन के समय विभाजन का शिकार हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और साथ ही उनको नमन करते हुए एक हवन का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं विभाजन के शिकार हुए सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। देहरादून में 27 अगस्त दिन रविवार को यह विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का कार्यक्रम उत्तराखंड संस्कृति विभाग की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इससे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। महामंडलेश्वर धर्मदेव जी की गरिमामयी उपस्थिति भी रहेगी। उस कार्यक्रम में विभाजन विभीषिका के जो सेनानी हैं, यानी उस विभाजन के दृश्य को जिन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, जिनका जन्म 14 अगस्त 1947 से पूर्व के अविभाजित भारत में हुआ, यानी वर्तमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो आता है, वहाँ पर जिनका जन्म हुआ और वो आज भी अगर जीवित हैं तो उनका सम्मान आज की पीढ़ी। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में सेब उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने के लिए कैबिनेट में हुए बागवानी के लिए प्रस्तावित 808 करोड़ से अधिक की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। राज्य में सेब के सामान्य बागानों में लगभग 2.5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है, जबकि सेब की अति सघन बागवानी से लगभग 25 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता प्राप्त होगी, जिससे लगभग 45,000 से 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके साथ ही अगले 8 साल में सेब का वर्तमान व्यवसाय 200 करोड़ से बढ़कर 2000 करोड़ तक किए जाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। सघन बागवानी की योजना स्वीकृत की गई है। इसकी टोटल लागत है 808 करोड़ रुपए और ये 8 वर्ष के लिए चलेगी। जैसे आपको पता ही है, हिमाचल में सेब का काम बहुत अच्छा होता है, J&K में भी अच्छा होता है। उत्तराखंड में जो क्षेत्र हिमाचल के साथ सटा हुआ है वहाँ तो सेब है, फिर भी वो हिमाचल से थोड़ा पीछे हैं। और इसकी पिछले 6 महीने में काफ़ी स्टडी की गई, मैकेंजी को भी लगाया गया और पूरा अध्ययन करके ये योजना बनाई गई है। इसमें 5,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल विभिन्न जनपदों का सघन बागवानी की योजना स्वीकृत की गई है। इसकी टोटल लागत है 808 करोड़ रुपए और ये 8। और देहरादून में गाड़ी कैंट स्टेट शहीद दुर्गा मल पार्क में आज़ाद हिंद फौज के महानायक दुर्गा मल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि शहीद दुर्गा मल ने आज़ाद हिंद फौज में एक अहम भूमिका निभाई थी। फौज के सेनानी थे जिनको सुभाष चंद्र बोस जी ने उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर मेजर का दर्जा दिया था और उनके गुप्तचर विभाग में काम करते थे। 1944 में उनको अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया। एक सैनिक अदालत में मुकदमा चला और उनसे अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो हम आपकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर देंगे।
उन्होंने हंसते हंसते फांसी पे फंदे पर झूल। आजादी के आंदोलन में सालम क्षेत्र के क्रांतिवीरों का योगदान स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 25 अगस्त 1942 के दिन आजादी की लड़ाई के दौरान जयंती के धामधो में ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेते हुए चौकुना गांव निवासी नरसिंह धानक और कांडे निवासी टीका सिंह करन्याल शहीद हो गए थे, जिन्हें हर साल श्रद्धांजलि दी जाती है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद नरसिंह धानिक और शहीद टीका सिंह जी की जो मूर्ति का अनावरण किया गया है, आज सालम क्रांति के दोनों वीर नायकों की यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे मूर्ति लगाई गई थी। आज हम सब लोगों ने उनके मूर्ति का अनावरण किया है और मैं कह सकता हूँ कि जो सालम की क्रांति हुई थी वो देश और दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति थी और इन शहीदों का जो योगदान था उसको हम कक्षा 12वीं तक की क्लास में भी जो है इसको नए बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। इसको किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पे पहुंच के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से आज पूरे उत्तराखंड के अंदर आपदा जैसे हालात हैं और मुआवजे के नाम पर सरकार बहुत कम मुआवजा दे रही है, इसके साथ ही सभी स्कूलों में बरसात का पानी भरा हुआ है लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने डोईवाला चीनी मिल को बंद करने का विरोध किया और कहा कि डोईवाला चीनी मिल से लाखों किसानों की जीविका चलती है। अगर इस चीनी मिल को बंद किया गया या फिर प्राइवेट हाथों में दी गई तो किसान यूनियन आंदोलन करने को मजबूर होगी। भी आपदा में विकास नगर क्षेत्र बिसराऊ न्याय पंचायत में एक जाखन गांव में करीब 25 घर बह गए, जो शासन प्रशासन काफ़ी नज़र रखे हुए भी है। उनका इतना नुकसान हुआ कि घर का कोई भी सामान नहीं बचा, सब बह गया। उन्हें एक स्कूल में अभी जगह दी गई है जहाँ पे वो रह रहे हैं, लेकिन वो जगह बहुत ही कम है, वहाँ बैठने की भी। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर शासन स्तर पे भी तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने जानकारी दी है कि इन्वेस्टर समिट के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और समिट के लिए पूरा शेड्यूल तय हो चुका है। देश के प्रमुख राज्यों में, प्रमुख शहरों में किस किस सेक्टर में रोड शो होने हैं, इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में कार्यक्रम होंगे और दिसंबर में मेगा इवेंट देहरादून में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे। समिट की पूरी तैयारी चल जाओ, हमने योजना बनाई थी, बिल्कुल उसके मुताबिक चल रहा है। हमें समय सारणी बनाई हुई है, किस तरीके को क्या करना है उसी के मुताबिक चल रहा है। और काम काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें देश के विभिन्न जगह जाके भी रोड शो करना होता है और फॉरेन से भी लोगों से बात करनी होती है। बहुत सारी गतिविधियां हैं लेकिन बहुत टाइट टाइम शेड्यूल है, लेकिन बिल्कुल उसके मुताबिक काम चल रहा है, उसमें किसी तरह की कोई शिथिलता नहीं। हम बहुत इंटरेस्टेड हैं। अभी 4 दिन पहले ही दिल्ली में जो पहली मीटिंग हुई उसमें सभी जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है डिफरेंट तरह की, जैसे कोई ऑटोमोबाइल की एसोसिएशन है, कोई ट्रांसपोर्टर की एसोसिएशन है और अलग अलग एसोसिएशन आई थी वहाँ, और सभी ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की बात इसमें की है। शुरू और राजनीति का केंद्र रही पौड़ी के बहुप्रतीक्षित तौर पे बहुचर्चित बस अड्डे के गार्डर पुल को लेकर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया और साफ कहा कि कुछ अनुभवहीन लोगों द्वारा इसे हल्के में लिया गया, जो कि उनकी कम समझ को दर्शाता है। बेनाम ने कहा कि बस अड्डे के निर्माण को लेकर तेजी से काम हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पे बिना सोचे समझे बस अड्डे की फोटो वायरल की जा रही है। इससे शहर की छवि भी धूमिल हो रही है। तकनीकी विशेषज्ञों ने गार्डर पुल को सही बताया है। इस पुल को लेकर कुछ नौसिखे लोगों के द्वारा या जो स्वयं को नौसिखे जो खोजी, मैं कहूँगा कि हमारे मित्र हैं, वो चौथे स्तंभ से जुड़े हैं, उनके द्वारा भी और कई लोगों के द्वारा इस पुल निर्माण को लेकर शंका व्यक्त की गई। वो सही बात होती है, लेकिन आप जो हमारा एक बेसमेंट बना है जो कि आरसीसी से बना हुआ है, उसको आप पुख्ता कह रहे हैं। इस पुल सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों को भी आई थी कि इसमें लोगों को एक थोड़ा सा उनके एप्रीहेंशंस थे कि इसकी जो स्टेबिलिटी है कहीं ना कहीं उससे डिजाइनर ने, पीडब्ल्यूडी ने कहीं ना कहीं उसमें कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं।
तो कल एएनसी साहब का भी एक संदेश आया था इसको देखने के लिए। तो इसकी ड्राइंग वगैरह तो हम लोग पहले ही देख चुके थे, तो आज साइट विजिट भी किया था मैंने। तो इसका सबसे पहली बात तो यह है कि जो इसका डिज़ाइन है वो हमारे एक डिज़ाइन टैग कंसल्टेंसी कंपनी है, जो काफ़ी एक रिनाउंड कंसल्टेंट है हमारे उत्तराखंड के। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई भवन ताश के पत्तों की तरह ढह गए। ये भी देखा गया कि इनमें से कई भवन जर्जर हालत में थे और इनका गिरना कहीं ना कहीं तय था। इसी क्रम में नगर निगम देहरादून ने ऐसे जर्जर भवन चिन्हित किए हैं जो कि जिलाधिकारी की देखरेख में गिराए जाएंगे। अगर ये खुद गिरते हैं तो आसपास के इलाके के लिए खतरा बन सकते हैं। आंकड़ों की बात करें तो ऐसे 34 भवन निगम द्वारा चिन्हित किए गए हैं। गिरासी भवन की एक जो प्रक्रिया है, मैंने बताया है कि निगम उसको जो है चिन्हित तो जरूर करता है निगम, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं तोड़ सकता क्योंकि वो मजिस्ट्रेट की देखरेख में होता है। और जब भी कभी इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं, इस तरह की बात आती है, तो इसकी जो कमेटी है उसको कमेटी निर्णय लेती है। अब उसमें कई दफ़े देखने में ये आता है कि जो मकान मालिक है और किराएदार है, किराएदार को भी देखना पड़ता है कि उसके क्या स्थिति है, और उसकी स्थिति नहीं होती तो वो खाली नहीं करता। जब खाली नहीं करता तो उसमें मकान मालिक जो है इसको चाहते हैं कि वो गिरासी भवन के। रक्षाबंधन के त्यौहार से ठीक पहले खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और अधिकारी पीसी जोशी का कहना है कि मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए जल्द बड़ा अभियान चलेगा। जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, हम लोग एक तो मार्केट में जाके जो सप्लाई पॉइंट है और जो यहाँ हमारे ज़िले के एंट्री पॉइंट है, उसमें हम लोग जो है सैम्पलिंग करेंगे और जो भी सैंपल्स है जो जिसमें डाउटफुल प्रोडक्ट है उसमें हम अपनी लैब में जांच कराएंगे और आगे फिर उसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक सर्विलांस जो है ड्राइव चलाया था, जिसमें हमने मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है सैंपल्स वगैरह जांच करे थे। तो उसमें भी हमें जहां जो कमियां मिली है उसमें हम आगे उन सैंपल्स में भी हम आगे। और किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर होने पर भी वो कोर्ट में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर सकता है। ये बात उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कही है। हाईकोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ ने 2-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है। तो नैनीताल हाईकोर्ट के 3 जजों की बात की एंटिसिपेटरी बेल सिर्फ इस एप्रीहेंशन पर मिल सकती है जब पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका हो और चार्जशीट फाइल होने के बाद वो स्थिति नहीं होती, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इसमें अदरवाइज हैं। और इसी ग्राउंड पे ये लार्जर बेंच को रेफर हुआ था, जिसके बाद आज लार्जर बेंच ने अपना जजमेंट सुनाया है, जिसमें 2 माननीय न्यायाधीशों का फैसला इस मत पर है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी एंटिसिपेटरी बेल दाखिल हो सकती है, जबकि एक जो मेंबर हैं लार्जर बेंच के ऑनरेबल, उनका व्यू ये है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद एंटिसिपेटरी बेल नहीं लागू होती। और मसूरी होटल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपकर मसूरी में आपदा घोषित किए जाने की मांग की है। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी का कहना है कि हिमाचल और उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के बाद आई आपदा के बाद पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या काफी कम हो गई है। और आर्थिक दुर्भाग्य विषय है कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष मई या जून में पर्यटक की आवागमनी बहुत कम रही, क्योंकि माल रोड पर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा था। उसके पश्चात हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब माल रोड काफ़ी अच्छी हो गई है, जुलाई अगस्त हमारा अच्छा चलेगा, परंतु जुलाई में शुरू में जो बारिशें हुई हैं, जो आपदा स्थिति आई है हिमाचल में, उत्तराखंड में, उसके तहत ऐसी एक डर की भावना पर्यटक में बैठ गई है कि पिछले 2 माह से बिल्कुल। और उत्तराखंड के कोविड कर्मचारी गुरुवार रात मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव करने के लिए निकले, जिनको पुलिस ने परेड ग्राउंड के पास ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कोविड कर्मचारियों की तीखी नोकझोंक हुई और एक सूत्रीय मांग रिक्त पदों पर समायोजन को लेकर एकता विहार धरना स्थल देहरादून में कोविड कर्मचारी आवरण अनशन पर पिछले कुछ दिनों से बैठे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।